नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों, मानसून सेशन बस ज़्यादा दूर नहीं है और मानसून सेशन से पहले राज्यसभा के ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया गया है, जो कम से कम राज्यसभा में एक पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स रहा है, वो बहुत खतरनाक ढंग से उसको बदलेंगे। मैंने कहा कि कभी-कभी नरेंद्र मोदी जो निर्णय लेते हैं, वो हमको चौंकाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी इन दिनों जिस प्रकार से विदेश यात्रा में अपने आप को व्यस्त रखे हैं और इंटरनल पॉलिटिक्स पूरी तरह से अमित शाह के द्वारा हैंडल किया जा रहा है और उसके बाद जिस प्रकार से चुनाव आयोग पूरे भारत के अंदर सर्वे करने वाला है, एक आकलन आया है कि लगभग 3 करोड़ से अधिक मतदाता गायब हो जाएंगे। जी, गायब हो जाएंगे बस हवा में। अब हमारे साथ आज सीनियर मोस्ट पत्रकार ओमकार चौधरी सर हैं और नमस्कार। ओमकार सर ने चुनाव आयोग के कई एक्सरसाइज देखे होंगे, टीएन सेशन से लेकर के केजे राव तक को देखा होगा और चुनाव आयोग की नियुक्ति भी देखी होगी। नरेंद्र मोदी सरकार पे जो सबसे बड़ा एलिगेशन इस वक्त है कि चुनाव आयोग मोदी के हाथों बिक चुका है। तो हम चर्चा करेंगे सर के साथ। सर, इस चुनाव आयोग की एक्सरसाइज से बौखलाहट कहां लेके जाएगी सर? मानसून सत्र फिर से डिस्टर्ब होगा इसके कारण? देखिए, चुनाव आयोग की कवायद तो बाद में आएगी। मुझे लगता है कि अब इनके निशाने पर सुप्रीम कोर्ट आने वाला है, क्योंकि 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मामले की सुनवाई करते हुए ये कहा है कि चुनाव आयोग जो रिवीजन करा रहा है वोटर लिस्ट में, वो असंवैधानिक नहीं है, वो पूरी तरीके से संवैधानिक है। 10 जुलाई को ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात कही गई। इसका मतलब ये है कि जो कुछ चुनाव आयोग करा रहा था, बेवजह कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी दल उसको निशाना बना रहे थे, उसको बदनाम कर रहे थे और उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा था, अब ये हमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीके से बिहार की मतदाता सूची के सत्यापन के समय नेपाली, म्यांमार के लोग, बांग्लादेशी लोग वहाँ मतदाता सूची में पाए गए, तो जो आयोग करा रहा है वो तो 100% एकदम सच साबित हो गया। उसकी तो पुष्टि हो गई जो शंका व्यक्त की जा रही थी और जी, जिस शंका के मद्देनजर वो यहाँ पर रिवीजन करा रहा है। अब जानकारी ये मिल रही है अभिषेक जी, जी, आपके जो दर्शक हैं उनको भी जान करके ये एक संतुष्टि का भाव आएगा कि अब चुनाव आयोग अगस्त से पूरे देश में हर राज्य में मतदाता सूची का सत्यापन करने की मुहिम शुरू करने वाला है। ओह ये माय गॉड! उससे फैसला हो चुका है। तो जो लोग अब तक छाती पीट रहे थे, ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो कह रहे थे कि ये तो एनआरसी है, ये तो ये है, ये तो वो है, तो भाई चुनाव आयोग अगर मतदाता सूचियों को दुरुस्त नहीं करेगा, और ये एक बहुत बड़ा अभियान है। अभियान इस मायने में अहम है कि जो 18 वर्ष के हो गए हैं, उनके आवेदन लेना, उनको मतदाता सूची में शामिल करना, जिनके 2 जगहों पर नाम जुड़े हुए हैं मतदाता सूची में, उनको हटाना, उनको ठीक करना, जिनके प्रॉपर दस्तावेज नहीं हैं, उनकी पुष्टि करना। अगर कोई विदेशी है, बहुत सारे देशों के लोग अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर होने वाला था, उससे पहले हमने आपने दर्शकों ने सुना था जम्मू कश्मीर में एक कोई लड़का था जो 17 साल से यहाँ आया था पढ़ने के लिए और उसने ऑन कैमरा स्वीकार किया था कि मेरा आधार कार्ड भी बना हुआ है, मेरा राशन कार्ड भी बना हुआ है। यानी जी, पाकिस्तानी नागरिक जो रावलपिंडी का था, वो भारत में आकर के आधार कार्ड भी बनवा लेता है, राशन कार्ड भी बनवा लेता है, पाकिस्तानी नागरिक भी बना रहता है, पासपोर्ट
उसके पास पाकिस्तान का है, लेकिन यहाँ पर वो मतदाता सूची में भी आ जाता है इनके आधार पर। तो ऐसे लोगों की पहचान करना और अल्टीमेटली जो ये घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं और इस तरीके से जीतते हैं। आप तो चूंकि वहां बैठे हैं तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल क्षेत्र से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने किस तरीके से 5 सीटें जीत ली थी। और असदुद्दीन ओवैसी के पेट में मरोड़ भी इसीलिए उठ रही है कि अब पूरे बिहार के साथ साथ सीमांचल के उन 4-5 जिलों में भी अगर पुनरीक्षण का काम हो रहा है तो बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे मतदाता बेनकाब होने वाले हैं जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं, जो या तो घुसपैठियों के बच्चे हैं, यहीं बड़े हुए हैं, या वो खुद घुसपैठ करके आए हैं और यहाँ आकर के उन्होंने अपने पहचान पत्र बनवा लिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कवायद है। आप मोदी जी को लाख गाली दीजिए, आप चुनाव आयोग को खूब कोसिए, और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इनके निशाने पर आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कवायद इस समय चुनाव आयोग करा रहा है वो बिल्कुल संवैधानिक है, उसको हक है ये सब कराने का। तो मुझे लगता है कि अभी इनका रोवा राट फिर से शुरू होने वाला है। सर, ये जो जिस प्रकार से राहुल गांधी इस पूरे प्रकरण में ये कर रहे थे, अजीत अंजुम के ऊपर बिहार में सर एफआईआर हो गया। ये अवैध रूप से घुस करके संवेदनशील डॉक्यूमेंट बाहर निकाले और एसआईआर के ऊपर जो ये खुलासे करने के लिए, क्योंकि अभी प्रोसेस में ही है और प्रोसेस में ही है, और अजीत अंजुम ने कह दिया कि भाई फर्जीवाड़ा हो रहा है। ठीक है, अब ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि बेगूसराय में दर्ज ये एफआईआर एक पत्रकार के तौर पर सीधे सीधे मेरे लिए सर्टिफिकेट है। चुनाव आयोग के एसआईआर के खुलासे के बाद ये अंजाम तो होना ही था। इसी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में मेरा वीडियो है, उस वीडियो में चुनाव आयोग की खामियां दिख रही हैं, उनका जवाब देने के बजाय मुझ पर एफआईआर हो गया। एक दर्शक के तौर पर आप फैसला कीजिए, सीधे सीधे विक्टिम कार्ड खेलने लगे। तो आप देखिए, इन लोगों का तो काम ही ये है। अभी रवीश कुमार के आप अनेक वीडियो देख लीजिए, पहले उसी मुद्दे पर वो क्या कहते थे और आज बदली हुई परिस्थितियों में उसी मुद्दे पर उनके महान विचार क्या हैं। तो ये एक पूरा गैंग है एक्चुअल में। और बिल्कुल सही बात है, अभी प्रक्रिया पूरी हुई भी नहीं है, अंतिम सूची भी अभी प्रकाशित हुई नहीं है, और सब जानते हैं कि अभी तो सबके पास फॉर्म पहुंचे हैं सर। ये प्रक्रिया जुलाई आखिर तक पूरी होनी है। अगस्त में आप, अगर आपका मतदाता सूची से नाम हट गया है, कट गया है, और आपको लगता है कि आप मतदाता सूची में आने के हकदार हैं, नागरिक हैं आप भारत के, तो आपके पास समय है 1 महीने का। आप जाकर के बीएलओ के जरिए, ऊपर के अधिकारियों के जरिए अपील कर सकते हैं, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। फाइनल सूची आ जाए उसके बाद आप इस तरह की कवायद करें जाकर के, आपको कौन रोक रहा है। या इससे पहले भी जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां जाकर के आपने जिस तरह की रिपोर्टिंग की है या एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आपने मोर्चेबंदी की है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, ये तो वही अपने गिरेबान में झांक करके देखें। पर यहाँ पर तो वाकई ये संवेदनशील मामला है। ये जिस तरीके से लोगों को एक तरीके से उकसाने और भड़काने का काम कर रहे हैं, जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं रिपोर्टिंग करते समय, और जिस तरीके से चीजों को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो हमेशा चीजें चलेंगी नहीं ना। जो ये कवायद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मामला दर्ज हुआ है तो जांच पड़ताल भी होगी, पुलिस की इंक्वायरी भी होगी, इंट्रोगेशन भी होंगे, इनके उपकरण और इनकी दूसरी चीजें वो भी हिरासत में कब्जे में ली जा सकती हैं, और फिर अदालत में सुनवाई होगी, वहां जाकर के जवाब दें इस चीज का। ओमकार सर, आप लगभग 4 दशक से पत्रकारिता में हैं, आप सार्वजनिक जीवन में आपने देखा होगा
चुनाव आयोग क्या कभी वास्तव में इतना स्वतंत्र रहा भी था जिसकी आज बात हो रही है उल्टी? ये उल्टी गंगा बहाने का प्रयास हो रहा है। मैं तो बहुत युवा हूं, मुझे याद है 2013 में सोनिया गांधी ने चुनाव आयोग चुन लिया था और आज भारतीय जनता पार्टी पे कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव आयोग है ये मोदी जी का ये है। जिस प्रकार के वर्जन किए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो 2 गुजराती चला रहे हैं, आज तेजस्वी यादव का बयान आया। ऐसे में जो मेन इंटेंशन है कि आम आदमी को सड़क पर उतार करके चुनाव आयोग और बीएलए और ये सब लोगों को उनके खिलाफ अब हिंसा की स्थिति बनाओ, आप कैसे देखते हैं सर? मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में इनसे ये सवाल पूछता हूँ और इसका इनके पास कोई जवाब है नहीं। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में जब सरकार बनती है, मुख्यमंत्री और कैबिनेट शपथ लेती है, तब चुनाव आयोग ठीक है, ईवीएम भी ठीक है। वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से राहुल गांधी जीत करके आते हैं, तो ईवीएम भी ठीक, चुनाव आयोग भी ठीक, रिजल्ट भी ठीक। फिर वायनाड से इनकी बहनजी जीतते हैं, तो ईवीएम ठीक। आप 52 सीट से बढ़कर के 99 पर आते हैं, तो वी आकार का आप विक्ट्री बना करके सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और आपके राहुल गांधी और प्रियंका फोटो खिंचवाते हैं। और सुप्रिया श्रीनेत जब आईटी सेल में जाती है, तो वो जो है वो ऐसे हाँ, करती है कि जैसे सरकार अब कांग्रेस की गिरा बनने दिया। जा रही है और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने जा रहे हैं, तब सब ठीक है। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है, तो गड़बड़ी है। हरियाणा में बीजेपी की बनती है, तो चुनाव आयोग और ईवीएम गड़बड़ है। महाराष्ट्र में भी आप चारों खाने चित जाते हैं, तो वहां भी ईवीएम और चुनाव आयोग मैच फिक्सिंग का खेल खेल रहे थे। झारखंड, तमिलनाडु, दो ऐसे स्टेट जहां इनकी संख्या कुछ खास नहीं है, लेकिन वहां बेशर्मी के साथ सरकार का हिस्सा बने हुए हैं। दिल्ली में आप पिछले 6 चुनाव, 3 विधानसभा के, 3 लोकसभा के, एक सीट नहीं आई आपकी। विधानसभा की भी एक भी सीट नहीं आई, एक भी सीट नहीं है। लोकसभा की नहीं। तो आप यहां भी आप चुनाव आयोग और ईवीएम खराब। अभी एक वायरल हो रहा है बाइट इनका मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिसमें इनसे पूछ रही है एक लेडी पत्रकार के साहब, आप मतदाता मतपेटी से चुनाव कराना चाहते हैं, जहां आप जीतते हैं वहां तो इस तरह की मांग नहीं करते, जहां हारते हैं वहां इस तरह की बातें करते हैं। कोई जवाब नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे के पास। लेकिन इनको रायता फैलाना है। क्यों फैलाना है? उसके सॉलिड कारण है। ऐसा कौन सा पार्टी का नेता है जो एक चुनाव हार जाए और फिर भी नेता बना रहे? ये तो 3 लोकसभा चुनाव हार चुके, 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुके और नेता बने हुए हैं। कहने को मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं पार्टी के, लेकिन कौन नहीं जानता है कि वो कठपुतली अध्यक्ष हैं। असली बागडोर माँ बेटा के हाथ में बनी हुई है। तो ये लोग पार्टी के भीतर से विद्रोह ना हो जाए, पार्टी के भीतर से सवाल खड़े ना होने शुरू हो जाएं कि भाई आप में तो कोई करिश्मा है नहीं, आप तो पार्टी को विनिंग ट्रैक पर डालने में असफल हो रहे हैं, तो आप अब हटिए, किसी और को मौका दीजिए। तो अच्छा है उससे पहले ही पेशबंदी शुरू कर दीजिए। अब तक महाराष्ट्र का रागालाप रहे थे, अभी बिहार में अधिसूचना भी जारी नहीं हुई, चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, एक वोट पड़ा नहीं, रिजल्ट आना की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी से इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग किया था, ऐसे ही बीजेपी बिहार में मैच फिक्सिंग का खेल खेलने जा रही है। यानी आपने पहले ही स्वीकार कर लिया कि जो रिजल्ट महाराष्ट्र में आया है वही बिहार में आने वाला है, तो आप पेशबंदी शुरू कर दिया आपने। तो ये हताशा, निराशा, आकंठ डूबे हुए हैं उसमें और ये बता रहे हैं कि अपना संतुलन भी खो चुके हैं। इसलिए जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको आप ब्लेम करिए और अपनी सिर बचाइए, अपनी पोजीशन बचाइए पार्टी में। ये खेल चल रहा है।
ओमकार सर, मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब 2003 में भी ये शुरू हुआ था, उससे पहले 90s में भी हुआ था और तब कांग्रेस का ही शासनकाल था। तो क्या विपक्ष के किसी नेता ने ये कहा था कि चुनाव आयोग कांग्रेस का गुलाम है? थैंक गॉड के अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तब भी और जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तब भी मैंने उन सारे घटनाक्रमों को नज़दीक से देखा है। और हमने वो भी देखा है समय जब एक वोट से अटल जी की सरकार चली गई थी और वो कितनी बेशर्मी के साथ वो सरकार गिराई गई थी। उड़ीसा वो के तो मुझे याद है। मुख्यमंत्री को बुला करके उनसे वोट कराया गया था और जयललिता, सुब्रमण्यम स्वामी और सोनिया गांधी ने किस तरह चाय पर बैठ करके वो साजिश रची थी और फिर उसको अंजाम दिया था, वो सब जानते हैं जो दिल्ली की पत्रकारिता करते रहे। लेकिन अटल जी ने तब भी क्या कहा था? अटल जी का वो भाषण अभी भी सोशल मीडिया पर मिल हाँ, जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा, जो उन्होंने लोकसभा में दिया था। और उन्होंने खास तौर से ये कहा था कि हम ये खरीद-फरोख्त का खेल जो है वो हम चिमटे से भी नहीं छूना चाहेंगे इस तरह की सरकार को और इस तरह की परिस्थितियों स्थितियों को। खैर वो जो सरकार गिरी थी एक वोट से और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था कि किसी की सरकार गिराई हो। उससे पहले एचडी देवगौड़ा की सरकार कैसे गिरी, आई के गुजराल की सरकार कैसे गिरी, चंद्रशेखर की सरकार कैसे गिरी, उससे पहले 80 के दशक में जब इंदिरा गांधी की फिर से वापसी हुई थी, उससे पहले चरण सिंह की सरकार कैसे गिरी। ये कांग्रेस को डिस्टेबलाइज करने का सरकारों को एक पुराना शगल भी है और शौक भी है और इनका बड़ा शर्मनाक इतिहास भी है। हुँ। तो ये लोग जो हैं ये और कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी चुन करके आई थी जब इन्होंने एचडी देवगौड़ा और कुमार स्वामी को जाकर के साधा था? भारतीय जनता पार्टी को शायद 107-8 सीटें मिल गई थी। 108 सीटें मिल गई थी, हाँ। हाँ, और उसको सरकार बनाने के लिए बस कुछ सीटों की ज़रूरत थी। वो जाकर के संपर्क करें और अपनी सरकार बनाएँ। उससे पहले कांग्रेस ने जाकर के उनको कहा कि भले ही आपकी 37 सीटें आई हैं, मुख्यमंत्री आप बन जाइए, हम तो बस अंदर से आपको सपोर्ट करेंगे। और फिर हमने दोनों को बाप-बेटा को रोते हुए भी देखा था कि हमें तो क्लर्क बना के रख दिया कांग्रेस ने, हम कोई फैसला अपने मन से नहीं ले पा रहे हैं। तो ये किस मुँह से इस तरह की बातें करते हैं? इनका पुराना इतिहास है डर्टी पॉलिटिक्स करने का। हाँ, 2 गुजराती जिनको ये ब्लेम करते हैं, उन्होंने शायद संकल्प ले लिया था कि इनको खून के आँसू रुलाना है, इनको घुटनों पर लाना है। जो डर्टी गेम ये खेलते रहे हैं इस देश के साथ अलग-अलग राज्यों में। अच्छा ये बताइए, बाबरी विध्वंस के बाद, विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद चलिए कल्याण सिंह की सरकार को आपने बर्खास्त किया, समझ में आता है। आपने 2 और सरकारों को क्यों बर्खास्त किया था? मध्य प्रदेश वाला और राजस्थान, हिमाचल, हिमाचल। 3 सरकारें और हाँ, इन्होंने 3 जो है साल। बर्खास्त की थी। इनका मन तो हुआ होगा सर, तो ये कानून तो इन्हीं का चल रहा है। हाँ, एक्चुअल में एरोगेंस, संविधान की प्रतियां लेकर के घूमते हैं, लेकिन हुँ। संविधान के साथ सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बलात्कार किया, इस शब्द का यूज़ नहीं करना चाहता मैं, संविधान का नाम लेता हूँ। लेकिन जितना इन्होंने उसको अपमानित किया है, इतना तो किसी ने भी नहीं किया है। तो ये लोग इस तरह की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। अब मतलब मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू। अगर हुँ। आप हार रहे हैं, तो चुनाव आयोग में भी, ईवीएम में भी, सारी सिस्टम में भी, मतदाता सूची में भी बहुत सारे खामियां हैं और बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और बहुत सारी फिक्सिंग है। आप जीत रहे हैं तो खुशी-खुशी से आपका मुख्यमंत्री शपथ लेता है। क्यों भई? अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग के ज़रिए खेल ही करवाने होते, तो जम्मू कश्मीर में नहीं करा सकती थी क्या? झारखंड में नहीं, नहीं करा लोकसभा सकती में थी तो क्या? कर लेते हैं, इसमें क्या है? लोकसभा में आज आज बैसाखी तो नहीं रखना पड़ता, बिहार में जो थोड़ा बहुत टेंशन 240 सीटों कारण हो रहा है। 240 सीटों पे क्यों सिमट गए?
ये 272 के पार भी ले जा सकते थे इसको, अगर अगर खेल ही करवाना था तो 272 आप, में तो कोई डाउट भी नहीं करता। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो हरकतें हैं इनकी, ये ही इनको लोगों की निगाहों से गिराने का काम कर रही हैं, और इसीलिए ये पनप नहीं पा रहे हैं। ओमकार सर, जब 2024 में रिजल्ट आया था तो आपने एक बार कहा था कि अभी अर्ली सेलिब्रेशन है, इनको 2-3 महीने बाद एहसास हो जाएगा कि ये चुनाव एक्चुअली में जीते नहीं हैं कांग्रेस, चुनाव हारे हैं। ये आपके शब्द थे अक्षरशः, जहां तक मुझे याद है। अब मुझे याद आ रहा है, चूंकि अब इनको एहसास हो गया कि ये चुनाव हार गए हैं, ठीक है, और ये 2029 तक तो कम से कम नहीं आ रहे हैं। कम्युनिस्ट देश भर में जितने सेकुलरिज्म की बातें कर ले ऑन कैमरा या फिर टेलीविजन, लेकिन असल में वो कितने असहिष्णु रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए जिस प्रकार से राज्यसभा के अंदर अब सदानंद जी को मोदी जी लेके आए हैं, या फिर हिस्टोरिकल, चूंकि अब वक्फ बोर्ड के बाद भी आगे अब हो सकता है कि अब बुक्स में चेंजेस शुरू हो, और जिस प्रकार से डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी को लेके आए हैं, कैसे देख रहे हैं सर मोदी की इस निर्णय को सर? क्योंकि ये अप्रत्याशित सा था, और कई लोग जो दिन रात मोदी जी को गाली देते हैं, वो कल वो प्रशंसा को विवश हुए और चौंके भी कि ये क्या कर दिया मोदी जी ने, एकदम सरप्राइजिंग। मोदी जी को कब तक ये लोग गालियां देंगे, बस मेरा और आप जैसे लोगों का तो यही देखना बाकी है। क्योंकि हम जानते हैं अभिषेक जी के कैसे कैसे लोगों को पद्म सम्मान इस देश में मिलते रहे हैं, और वो काबिल भी नहीं होते थे, उनकी कुछ खास सेवाएं भी नहीं होती थी समाज के लिए और देश के लिए, लेकिन बस उनको नवाजना है और अपनी जमात को स्ट्रॉन्ग करना है। ये सब खेल चलते थे, लंबे समय तक चले हैं। मोदी जी के आने के बाद से अब जो आपका कारपेट है राष्ट्रपति भवन का, वहाँ हम ऐसे ऐसे लोगों को आते हुए राष्ट्रपति की तरफ बढ़ते हुए, और कई बार तो राष्ट्रपति खुद इतनी भाव विभल और उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हुए पोडियम से नीचे उतर करके आ जाती हैं और आकर के उनको सम्मान देती हैं। इससे पता चलता है कि इस देश का नैरेटिव ही बदल दिया है नरेंद्र मोदी ने, मानस बदल दिया है, लोगों के सोचने समझने का तरीका बदल दिया है। जो अननोन फिगर हैं, जिन्होंने इस समाज की और अलग अलग क्षेत्रों की बहुत सेवाएं की हैं, बिना किसी लोभ लालच के कि हमारी ख्याति हो, हमारा कोई चित्र आए, हमारा कोई वीडियो आए, दुनिया हमारे बारे में जाने, ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके, तलाश करके, ऐसे हीरो को सामने लाने का काम और उनको सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसी तरीके से मीनाक्षी जैन जी, जो एक मैं कहूंगा कि जो वामपंथी सो कॉल्ड हिस्टोरियंस की चालबाजी थी कि जो इस देश का वास्तविक उसकी जो पहचान है उसको छुपाओ, और एक नैरेटिव जो चलाना है उसको आप प्रतिस्थापित करो। यानी जो आक्रांता थे, जिन्होंने हमारी मूल पहचान को, हमारे आस्था केंद्रों को, हमारी विरासत को बार बार नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की, जिन्होंने बार बार हम लोगों को कुचला, हमारी आत्मा को कुचलने की कोशिश की, उनका महिमा मंडन आप बाबर को भी महान बताएंगे, औरंगजेब को भी महान बताएंगे, अकबर को भी महान बताएंगे, और जो हमारे वास्तव में नायक थे, महानायक थे, उनके बारे में आप चैप्टर नहीं लेंगे, या लेंगे तो बहुत ही सतही तौर पर उनका चर्चा करेंगे। हमारी कौम के बारे में यानी जाटों के बारे में इन लोगों ने लिखा कि ये लुटेरे थे, हाँ, और कैसे कैसे शासक हुए हैं और किस किस तरह के लोग हुए हैं, उन सबको आप नेपथ्य में धकेल देंगे, मिट्टी गारा डाल देंगे। मैं अकेले जाटों की बात नहीं कर रहा, मैं सारे ऐसे हिंदुओं की जो जातियां हैं उनके बारे में कह रहा हूं। ये मात्र बिल्कुल। उदाहरण, उनको किस तरीके से अनदेखा किया गया। मीनाक्षी जैन वो हिस्टोरियन है जिन्होंने इनका काउंटर किया है, और जिन्होंने
जो वास्तविकता थी वो सामने लेकर के आई हैं। इसी तरीके से सदानंद जी का नाम आपने लिया है। एसएफआई ने और कम्युनिस्टों ने किस तरीके से हिंसा के बाद उनके पैर अलग कर दिए थे, और इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारे, वो लगातार संघर्ष करते रहे। ऐसे व्यक्ति को, यानी मीनाक्षी जैन को, सदानंद जी को, दोनों को राज्यसभा में लाना एक पूरी जमात को असहज करने वाला, उनको हतोत्साहित करने वाला फैसला है। और तीसरा नाम जो मैं लेना चाहूंगा, कसाब जी। को फांसी के फंदे तक ले जाने वाले उज्जवल निकम, निकम साहब को लेकर के आना, ये अगेन एक बहुत बड़ा फैसला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्योंकि इन लोगों ने तो एक अलग ही नैरेटिव बनाया था। इन्होंने तो कलावे बंधवा दिए थे उन सभी 10 आतंकवादियों के हाथ पर, उनको हिंदू साबित करने के लिए। और एक पुस्तक के विमोचन में तो बाकायदा इस बात का ऐलान ही कर दिया गया था कि साहब ये आरएसएस और तमाम दूसरे जो हिंदू संगठन हैं उनका किया धरा है। ये तो अच्छा हुआ कसाब पकड़ा गया और ये साबित हो गया कि ये सब कराची से चले थे। आईएसआई, वहां का एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री, सब इसके पीछे थे। आतंकवादी संगठन इसके पीछे थे। बहावलपुर, मुरीद के और तमाम जगहों पर इनको ट्रेनिंग दी गई थी। और कसाब के परिवार वालों की भी वहां पहचान हो गई, उनके भी इंटरव्यूज आ गए, सारा भंडाफोड़ हो गया, वरना ये नैरेटिव चलाते। तो उज्जवल निकम का भी आना जो है वो सामान्य घटना नहीं है। इस समय यही काम हो रहा है कि जो रियल हीरो हैं, जो वाकई राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, ऐसे लोगों को आगे लेकर के आया जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्टेप, बहुत बड़ा फैसला है। इसका मतलब तो ये साफ मुझे कम से कम अब भी दिख रहा है कि मानसून सेशन की तैयारी कांग्रेस ने भले ही बहिष्कार की हो, लेकिन मोदी सरकार बहुत तैयार होके आ रही है कि इस बार इनको मानसून सेशन में सदन के अंदर टिकने नहीं देना है। अभी तक तो लोकसभा छोड़ के भागते थे, अब राज्यसभा से भगाने की तैयारी आ गई है कि भाई। अभिषेक जी, जब से प्रधानमंत्री 5 देशों की विदेश यात्रा से लौटे हैं, जी। कोई एक शब्द सुना है क्या उनके मुंह से? एकदम खामोश है, एकदम चुप मौन, है। मौन है। तो मौन है, कोई सबब है, हाँ, हाँ। दिल पर असर हुआ है तेरी बात बात का। तो जो जो बातें उनके बारे में कही गई है, जो जो तैयारियों की चल रही है सुगबुगाहट के, विपक्ष ये तैयारी कर रहा है, ये मुद्दा उठाएगा, वो मुद्दा उठाएगा, मुझे लगता है कि मोदी जी इस बार खुद जो है वो सारी चीजों की निगरानी रखे हुए हैं और जरा ठीक तरीके से इनका जवाब देने की तैयारी वो कर रहे हैं। जब भी कम से कम मोदी जी की चुप्पी हो जाती है, मैं खुद डरता हूँ कि भाई अब मोदी जी क्या करेंगे। कुछ प्रश्न है सर, वो ले लेता हूँ सर। उमर अब्दुल्ला हाउस अरेस्ट, एनी अपडेट? नहीं, ये तो मेरे पास ही अपडेट नहीं है, क्योंकि मैं अभी बाहर से आया हूँ और हो ये रहा था कि संभवतः इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच चल रहा था, सॉरी इंडिया और इंग्लैंड का, और वो लास्ट में चल रहा था, तो मैं वो देखने लग गया था। फाइनली इंडिया हार गई, वो जीतना डिजर्व करती थे, लेकिन चलिए कोई एक्चुअल बात नहीं। में 13 जुलाई 1931 को एक घटना हुई थी श्रीनगर में, जब महाराजा हरि सिंह की सरकार हुआ करती थी। तो ये लोग उनकी सरकार का तख्ता पलटने के लिए जो इस्लामिक दंगाई थे, जिहादी थे, उन्होंने सेंट्रल जेल पर हमला किया था 13 जी। जुलाई 1931 को। हम्म। वहां पर उनको रोका गया, झड़पें हुई, पथराव हुआ, फायरिंग हुई। 21 इस्लामी जिहादी मारे गए थे उस फायरिंग में जी। 1931 में। हम्म। तो उनकी जहां कब्रें हैं, उमर अब्दुल्ला आज रोक के बावजूद वहां पर उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ने के लिए जा रहे गए थे। थे। ओके। तो उनका धक्का मुक्की हुई है पुलिस के साथ। हाउस अरेस्ट है ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन उनको वहां जाने से रोका गया है, ये मेरी जानकारी में है। चलिए ठीक है, ये वैसे तो बढ़िया है किया है। आप वैसे कैसे चले जाएंगे? आप मगध के लोग ऐसे डाल रहा है, कैसे आने दिया? नहीं, डर डर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं डर रहा हूँ। देखिए,
बिहार चुनाव जिस मोड़ पर है उस पर मैं ये ओमकार सर के भी चैनल पर जाता हूं तो मैं वास्तविक अपडेट दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। बिहार के अंदर बहुत सारे बदलाव से गुजर रही है और इसमें कोई डाउट मत रखिएगा कि बीजेपी का एक सेक्शन ऑफ वोटर है जो नीतीश कुमार जी से बहुत चिढ़ा हुआ था कई सालों से और उसे जनसुराज की तरफ एक ऑप्शन दिख रहा है और वो आपको भीड़ में दिख रहा है, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही आगे। अभी जी बीजेपी का एक नेता बताओ सीएम फेस। अच्छा बात करते हैं आप 2017 के चुनाव में यूपी में सर उत्तर प्रदेश से आते हैं अमित शाह और मोदी जी के नेतृत्व पे लड़ेंगे। किसको पता था योगी जी बनेंगे? आप जिताओ तो सही बीजेपी को, संघ में कई नेता हैं, आएंगे अच्छे और फेस अभी भी आप। के देखिए, अभी के उदाहरण तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा के हैं। तब 4 ऐसे फेस को बना दिया गया सीएम जिनको उससे पहले कोई जानता ही नहीं था। भाजपा में नेता की कमी नहीं है भाई साहब, ठीक है। लव फ्रॉम प्रयागराज, बहुत बहुत धन्यवाद। रजत जी ने मेंबरशिप बटन लिया है और पूछ रहे हैं अभिषेक भाई चुनाव आयोग का गठन हम भी करते हैं, कर ले जो करना है कांग्रेस वाले सब मिलकर। नहीं कांग्रेस वाले ही सब करेंगे, उनका टाइम है करने का। भैया बीजेपी ने राहुल गांधी को बेवकूफ समझकर उसको बाहर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। भारत के अंदर 3 करोड़ बांग्लादेशी नहीं 10 करोड़ के आसपास। मैंने क्या कहा 3 करोड़ वोटर गायब हो जाएंगे, आप लोग सुना कीजिए। मैंने ये नहीं कहा 3 करोड़ बांग्लादेशी गायब हो जाएंगे और 10 करोड़ वो होंगे भी तो 10 के 10 करोड़ वोटर नहीं होंगे, आप समझिएगा बात, ठीक है। सर ये जो प्रश्न है कि राहुल गांधी को बेवकूफ समझ के जो छोड़ा जा रहा है उस पे सर थोड़ा सा। नहीं, छोड़े जाने से क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कहने का मतलब है इनको लग रहा है कि नेशनल हेराल्ड और अगस्ता वेस्टलैंड में इनको नाप दिया जाता है इनको नहीं, और इनकी उसमें मम्मी। कार्रवाई चल रही है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में उसमें आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। छोड़ने जी का तो कोई प्रश्न नहीं है। अब हम्म कोर्ट में कार्रवाई चल रही है तो कोर्ट की अपनी गति होती है। जी जी जी। अभी जी आप मेरी मन की बात कहते हैं, हम तो बस यूपी से पुणे मराठी सीख सकते हैं। कितना दुख होता है, मराठी हमारी मौसी भाषा है, लेकिन आप और ओम सर कुछ बोले इस विषय में। सर इस पर क्या बोलना है? देखिए एक मैं पंचतंत्र की कहानी बताता हूँ। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में तुम फंसना नहीं। मेरा बस इतना ही कहना है। ये सारे सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सोच नहीं सकते महाराष्ट्र में जो मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं, उसमें अगर उद्धव हार गए तो बचेगा क्या? कैसे जिएगा 5 साल? आप लोग ये भी तो सोचिए, ठीक है। आपने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मोबाइल पर करने की कोशिश की। देखिए हो सकता है मैं किसी शो में हूं, हो सकता है किसी दूसरे चैनल पर हूं और मैं 2-3 दिन में व्हाट्सएप चेक कर पाता हूं। ये थोड़ा सा कभी कभी असहज हो जाता है। चलिए फिर आज के सत्र में इतना ही। सर आप शो में आए, इतने शॉर्ट नोटिस पर अपना शो करने के बाद भी आशीर्वाद बनाए रखिएगा। प्रणाम। जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम। धन्यवाद।